Hello learners, very good evening to all. I welcome you all on this wonderful platform powered by Physics वाला। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा कि हम करने वाले हैं लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल, जिसमें हम स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यही टॉपिक क्यों हमने लिया। तो इस वजह से हमने लिया कि आप सभी को पता है कि जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हो कि कैसे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि क्या वो लैग्रेंजेस फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो लैग्रेंजेस फॉर्म में है तो उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसे कुछ केसेस में डाल के। तो उन केसेस को आज हम स्टडी करने वाले हैं स्पेशल केसेस में। तो चलिए देखते हैं आज का टारगेट हमारा क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टारगेट है लैग्रेंजेस इक्वेशन, उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेटली स्पेशल केसेस में आखिर हम करेंगे क्या, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे उन क्वेश्चन को, कैसे उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो लैग्रेंजेस के फॉर्म में। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो लैग्रेंजेस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, अच्छा उससे भी पहले एक बात बता दूं कि जैसे कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो एक बात तो आप सभी को पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा कितना होता है, मोर देन 1। ठीक है, तभी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे लेट से कि z अपना क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जहां पे ये जो स्मॉल p दिख रहा है बेटा, स्मॉल p दिस इज नथिंग बट, ये जो स्मॉल p है आपका, अगर हमने z डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है तो x के रिस्पेक्ट में उस z का पार्शियली डिफरेंशिएशन है, दैट इज p इज नथिंग बट zx, वहीं पे स्मॉल q इज नथिंग बट zy। तो स्मॉल p स्मॉल q का सिग्निफिकेंस आप सभी को समझ आ गया। ठीक, अब हम लैग्रेंजेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्मॉल p स्मॉल q है इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। कोई बात नहीं, एक बार हमने फिर से देख लिया। अब बात आती है कि जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R है ये क्या है। तो बेटा ये आपके एक फंक्शन है, वो कैसे फंक्शन है जो आपके वेरिएबल, कैसे वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। यहाँ पे हमने बात करी कि z आपका डिपेंडेंट है, x और y इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमने ऐसे आर्बिट्रेरी तरीके से मान लिया कि सपोज z इज डिपेंडेंट एंड x एंड y आर बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही कह रहा है जो स्मॉल p small q, capital P, capital Q and capital R, these are the variables which contains x, y and z। ठीक है, और स्मॉल p स्मॉल q के मतलब समझ आ गया। अब लैग्रेंजेस इक्वेशन की बात करते हैं बेटा कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन कहती है कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, कैपिटल P इंटू P प्लस कैपिटल Q इंटू Q इज इक्वल टू R। ठीक है, स्मॉल p स्मॉल q के साथ हो क्या, प्रोडक्ट फॉर्म में हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से गिवन है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लैग्रेंजेस इक्वेशन। क्लियर सबको? अब आपको सबको पता चल गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन देख के हमें समझ आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन है। अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए तरीका देखते हैं। तो जब भी लैग्रेंजेस इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मेथड करता है कि यहाँ पे बेटा हमने कितने लिए, p और q क्या है, zx और zy है। बेसिकली यही है सिग्निफिकेंस उसका, स्मॉल p स्मॉल q का। मतलब कि हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो वही कह रहा है मेथड कि इस इक्वेशन को बेटा आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, सिंस यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सॉल्यूशन इसका दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, उनका जो लीनियर फॉर्म होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन, दैट विल बी फाइनल सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद लेट्स से uxyz और vxyz दो सॉल्यूशन आए। ठीक है, सिंस यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट है तो दो सॉल्यूशन आए और ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब
एक दूसरे से दोनों फ्री हैं, कोई किसी का किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि कैसे ये एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब क्या बात है, कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए तो इनका जो लीनियर सम होता है दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज फाई ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, या फिर फाई ऑफ C1 इज इक्वल टू C2 या फिर फाई ऑफ C2 इज इक्वल टू C1, ठीक है। तीन तरीके से इसे हम लिख सकते हैं, जहां पे C1 और C2 आपके बेटा क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे C1 और C2 गिवन है। अब ये C1 और C2 आया कहां से है, तो उसके लिए कह रहा है कि अगर लैग्रेंजेस इक्वेशन है आपकी तो हम क्या करते हैं, वहां से हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इसका मतलब है ये, दिस इज लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r, ठीक है। अब ये कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या है, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। स्मॉल p के साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा दैट विल बी कैपिटल P, स्मॉल q के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका कैपिटल Q, और RHS में जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी बेटा कैपिटल R। उसको अगर इस फॉर्म में लिख ले तो इसको सॉल्व करने के बाद ये तीन इक्वेशन है, आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका सॉल्यूशन मिलता है दैट इज C1 और C2, उनका जो लीनियर सम होगा वही होगा सॉल्यूशन। बेसिकली आपको क्या देखना है, लैग्रेंजेस इक्वेशन देखती है, वहां से लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, LAE लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब कैसे सॉल्यूशन, ये तो हो गई ऐसे निकालने की बात। अब हम प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। तो हमने उसे स्पेशल केसेस में डिवाइड कर दिया। अब स्पेशल केसेस में भी उसमें हमने उसे 4 स्पेशल केसेस में डिवाइड किया। तो पहले स्पेशल केस है, पहला केस है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 आपका क्या कहता है कि सपोज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। ऑब्वियसली लैग्रेंजेस में होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इसका जो हम लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज LAE जो लिख रहे हैं dx by p is equal to dy by q and dz by r। अब टाइप 1 क्या कहता है कि ये जो सपोज दैट वन ऑफ द वेरिएबल इज एब्सेंट और कैंसल आउट फ्रॉम एनी टू फ्रैक्शन ऑफ दिस, मतलब यहां से कोई एक वेरिएबल आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये जो dx by p और dy by q इज इक्वल टू dz by r है, ये जो p q r वाले जो बेटा टर्म्स हैं ये आपस में कुछ ऐसे सॉल्व करें। अब देखो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो इसको इसको एक साथ लेके, या तो इसको इसको एक साथ लेके, या तो इसको इसको एक साथ लेके, है ना। चलो हमने अगर dx by p इज इक्वल टू dy by q लिया, ठीक है, एक टाइम पे एक को ही लेंगे। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो क्या कह रहा है टाइप 1 कह रहा है कि जो p और q है ये आपस में इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन हो कि इनके कुछ टर्म्स आपस में बेटा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है, आपस में कुछ कैंसिल हो जाए और वो बहुत ही एक सिंपल इक्वेशन देके, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन देके जिसे सॉल्यूशन निकालना जिसका बहुत ही आसान हो, बहुत ही आसानी से उसे इंटीग्रेट कर सके। अब चलो एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे इसे हम यहाँ पे वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं या फिर एब्सेंट हो, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कह रहा है कि YZP प्लस ZXQ इज इक्वल टू XY। तो बेटा यहाँ से P की वैल्यू क्या मिली, कैपिटल P की YZ, कैपिटल Q की ZX और कैपिटल R की वैल्यू XY, ठीक है। PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। क्लियर है इतना। अब हमने क्या करना है, यहां से लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, क्या बना, dx by yz dy by zx इज इक्वल टू dz by xy, ठीक है। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो इसको इसको लेंगे, या तो इसको इसको, या तो इसको इसको। चलो फर्स्ट 2 को लेते हैं।
अगर हम फर्स्ट टू को ले तो dx बाई वाई जेड इज इक्वल टू dy बाई जेड एक्स। इसको लेने पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेटा आपका क्या कैंसिल हो रहा है, z से z, ठीक है, दोनों साइड z गिवन है, आपस में कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, टाइप 1 का फॉर्म हो गया, ठीक है। टाइप 1 यही तो कहता है कि आपस में कुछ टर्म इनके कैंसिल हो जाए और जो इक्वेशन फिर से जो हमें रिटर्न मिले वो बहुत ही सिंप्लीफाइड मिले, ताकि आसानी से उसका इंटीग्रेट कर सके। यहां से हमें मिला dx बाई वाई इज इक्वल टू dy बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे dx और y, dy और x का केवल इनका ही टर्म्स आपस में है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सभी ने पढ़ा होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उस मेथड से करते हैं। dx x एक साथ रखते हैं, y dy एक साथ, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट ऐड करेंगे, लेट से c1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2, इसको हमने इस साइड लेके आगे। सिमिलरली अगर हम बेटा हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है, सेकंड और थर्ड से देख सकते हैं dy बाई जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं x का टर्म कैंसिल हो रहा है, तो dy बाई जेड डी जेड बाई डी वाई। अगेन dy वाले टर्म को, y वाले टर्म को dy के साथ रख लो, z वाले टर्म को dz के साथ, तो इसका क्या होगा आंसर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। अब ये और ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। ये दोनों सॉल्यूशन कैसे मिले, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सॉल्यूशन बेटा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन आपका बना पाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। फाई ऑफ c1 इज इक्वल टू c2 के फॉर्म में रख दिया। तीन तरीके हैं, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0, फाई ऑफ c1 इज इक्वल टू c2, या फिर फाई ऑफ c2 इज इक्वल टू c1, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने एक तरीका लिखा, इस तरीके से सॉल्व किया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन में आपका जो भी ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना उसको कि c1 c2 के फॉर्म में लेना या c2 c1 के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं टाइप 1 में बेसिकली जो उसके टर्म्स होते हैं आपस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अब जो दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप आपका क्या कह रहा है कि पहला सॉल्यूशन बेटा उसका क्या करे, टाइप 1 से मिले, पहला सॉल्यूशन उसका टाइप 1 से मिले, ठीक है। और जो टाइप 1 से, इसका क्या मतलब हुआ, पहला सॉल्यूशन टाइप 1 से, इसका मतलब है कि जो भी आपका लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करे तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे उनके टर्म्स। टाइप 1 यही तो कहता है। तो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन तो टाइप 1 से मिले, जो दूसरा सॉल्यूशन है उस दूसरे सॉल्यूशन का यू में क्या करे, टाइप 1 को यूज करे, ठीक है। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो बेसिकली समझ आया ये टाइप क्या कहना चाह रहा है, ये टाइप कहना चाह रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन टाइप 1 से निकले, दूसरा सॉल्यूशन का यूज कैसे निकालेंगे, दूसरे सॉल्यूशन को पहले सॉल्यूशन का यूज करके, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया आपकी स्क्रीन पे p माइनस क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू क्या है 1, कैपिटल Q की वैल्यू 1 और कैपिटल R की वैल्यू लॉग ऑफ x प्लस वाई। क्लियर। अब हमने क्या लिखना है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी dx बाई 1 इज इक्वल टू dy बाई 1 इज इक्वल टू dz बाई लॉग ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा बना। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या कहता है टाइप 2, कि टाइप 2 कहता है आपका हमें टाइप 1 से एक सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक सॉल्यूशन तो कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। चलो भाई देखते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 को, सेकेंड 2 को, या फिर फर्स्ट एंड 3 को, ऐसे कर सकते हैं अरेंज। अब अगर हम देखें कि क्या आपस में टाइप 1 के अकॉर्डिंग एक दूसरे के टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं ये, तो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट और 2 को देखते हैं तो ये बेसिकली फर्स्ट और 2 क्या कह रहा है, dx इज इक्वल टू dy, ठीक है।
अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो फर्स्ट और थर्ड क्या कह रहा है, dx इज इक्वल टू dz बाई लॉग ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब यहां से देख सकते हैं कि ये x का टर्म है dx, ये dz का टर्म है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है y का, है ना। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी आप देखो हमने इस एग्जाम्पल सॉल्व किया, इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो dx dy वाले में केवल उनके ही टर्म्स आ रहे थे, ठीक है, इस वाले में भी केवल उनके ही टर्म्स आ रहे हैं, कोई और टर्म आ जाएगा तो कैसे उसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि तीनों का ही आपस में वैल्यू है, तीनों का ही सिग्निफिकेंस है, तो किसी और तीसरी वेरिएबल का एंटर करना किसी आपकी इक्वेशन, उस इक्वेशन को क्या कर देगी, कॉम्प्लिकेट कर देगी। तो क्या हुआ कहने का मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है। तो चलो क्यों ना पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम इसमें आपस में एक दूसरे के टर्म तो कैंसिल कर नहीं रहे, तो टाइप 1 क्या कह रहा है कि या तो एक दूसरे के टर्म को कैंसिल कर दे, ठीक है, या फिर अगर कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब इंटीजर वाली वैल्यू हो। मतलब क्या है कहने का कि जब आपका वेरिएबल होगा तभी तो बेटा आपका कैंसिल करेगा। क्या यहाँ पे वेरिएबल है 1 और 1 क्या है, इंटीजर, ये एक नंबर है, एक स्केलर है, तो स्केलर तो आपको आपस में उसको होने से दिक्कत होगी नहीं। अगर 5 और 2 भी होता तो 5 उस साइड चला जाता, 2 इस साइड चला जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना कि स्केलर, तो आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x अच्छा ये क्या है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू इज व्हाट, -1, ये -1, तो dx प्लस वाई इज इक्वल टू c1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस dy को इंटीग्रेट करने पे -y आया, इस साइड जाके वो +y में कन्वर्ट हो गया। एक सॉल्यूशन तो आ गया आपका टाइप 1 से। अब क्या कह रहा है टाइप 2 कि जो टाइप 1 से सॉल्यूशन आया है उसका यूटिलाइज करो, उसको यूटिलाइज करो दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने में। तो कैसे करते हैं, यहां से आप देख सकते हो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को लूं तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जा रहा है, dx dz में y एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं सेकंड थर्ड को लूं तो x का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं x प्लस वाई को c1 से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर log c1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, log c1 कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट के होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल और केवल वेरिएबल आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम dy या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लो, तो dx इधर dz बाई लॉग ऑफ x प्लस वाई इज व्हाट, c1। अब जब बेटा ये कांस्टेंट है तो इसको इस साइड भेज दो, ठीक है, ये हुआ log c1 dx इज इक्वल टू dz। आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिला हमें, ये बीइंग अ कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका x, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dz का इंटीग्रेशन z, और वो इस साइड आके -z बन गया इज इक्वल टू c2। ये रहा आपका दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। बट आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो दूसरा होता है वो क्या कहते हैं, जो c1 और c2 हो आपस में क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब c1 की वैल्यू जो है उसको ओरिजिनली हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनली रखने पे ये क्या मिला, log ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए आपके। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, किसी के भी फॉर्म में रख लो, तो फाइनल सॉल्यूशन आपका बेटा क्या हो गया, पाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। सॉल्यूशन तीन तरीके से लिख सकते हैं, फाई ऑफ c1 इज इक्वल टू c2, फाई ऑफ c2 इज इक्वल टू c1, या फिर फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीन तरीके से, तो हमने एक तरीका ले लिया, आपकी मर्जी है किसी भी तरीके से कर लो, या फिर आपके ऑप्शन में जो तरीका गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर लो। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया टाइप 2 में, टाइप 2 कहता है कि टाइप 1 से एक सॉल्यूशन निकालो और जो सॉल्यूशन आया है उसको यूज करो टाइप दूसरा सॉल्यूशन निकालने में। क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं टाइप 3।
टाइप 3 क्या कहता है आपका, इतना सबको समझ आ गया। टाइप 3 बेटा आपका कहता है कि आपके लैग्रेंजेस इक्वेशन गिवन हो क्या, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। क्लियर है। अब कह रहे हैं वहां से क्या लिखो, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज ऑब्वियस, dx by p इज इक्वल टू dy by q इज इक्वल टू dz by r। अब क्या कह रहे हैं, वी चूज मल्टीप्लायर्स एस टी यू। कह रहे हैं हम खुद से अज्यूम करते हैं, ठीक है, खुद से सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, अज्यूम, एस टी एंड यू, खुद से हम अज्यूम करते हैं, खुद से सपोज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एस टी यू कुछ इस तरीके से खुद से एक मल्टीप्लायर्स ढूंढते हैं जिनका लीनियर सम क्या हो जाए, 0। लीनियर सम क्या है, एस पी प्लस टी क्यू इज इक्वल टू यू आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कह रहा है, पी क्यू आर आप सभी को पता है, लैग्रेंजेस इक्वेशन में जो पी क्यू आर है वो उनके प्रोडक्ट के साथ जो हमने खुद से मल्टीप्लायर्स ढूंढे हैं उनका लीनियर सम बेटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर लीनियर सम 0 होता है तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब ये कहां से आया है, एस हम dx के x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आपका t हम y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और u जो है हम z के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो s dx प्लस t dy प्लस r dz, और ये जो लीनियर सम है तो लीनियर सम क्या है, 0, तो दिस इज 0। और यहां से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन उसका क्या बोल देंगे, s प्लस टी प्लस r इज इक्वल टू जो भी हमारा सॉल्यूशन बना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब कैसे काम करते हैं, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। टाइप आपको समझ आया, टाइप क्या कहता है कि अगर टाइप 1 और टाइप 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है तो टाइप 3 पे जंप करो। टाइप 3 में कैसे जंप करना है कि खुद से एक मल्टीप्लायर्स हमें अज्यूम करना है, खुद से सपोज करना है एस टी यू जिनका लीनियर सम बेटा क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। लीनियर सम में क्या हो गया, एस पी प्लस टी क्यू इज इक्वल टू प्लस यू आर इज इक्वल टू 0। अगर लीनियर सम 0 है तो डायरेक्ट उनका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कैपिटल P क्या आपका z माइनस वाई, कैपिटल Q बेटा क्या है आपका x माइनस जेड, और कैपिटल R क्या है y माइनस एक्स। क्लियर है सबको। हमने क्या करना है, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो चलो सबसे पहले लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, डेट इज dx बाई z माइनस वाई इज इक्वल टू dy बाई x माइनस जेड इज इक्वल टू dz बाई y माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या ये टाइप 1 टाइप 2 से हो रहा है या नहीं। टाइप 1 क्या कहता है कि जो आपस में पी क्यू आर है कुछ इस तरीके से हो कि एक दूसरे के टर्म को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है, या फिर एब्सेंट हो। एब्सेंट का क्या मतलब है कि वेरिएबल ना हो, केवल स्केलर हो। स्केलर की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसमें तो सारे ही वेरिएबल्स हैं। अब क्या ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है टाइप 1 से सॉल्व नहीं हो सकता। जब टाइप 1 से नहीं हो सकता बेटा तो टाइप 2 से बात ही नहीं बनती, क्योंकि टाइप 2 पहले टाइप 1 से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 फेल। अब हमने आना है टाइप 3 पे। क्या करना है, एस टी यू खुद से अज्यूम करना है। तो अगर मैं एस की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1 और आर की यू की वैल्यू भी 1 ले लूं तो क्या बनेगा, उसे पहले ये जो टर्म्स है बेटा इसको ऐड करो, z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये क्या मिला हमें, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, दिस इज नथिंग बट 0। क्लियर है। इस सम को, इस टर्म्स को हमने ऐड करा। ये टर्म क्या है बेटा, ये p है, ये q है, ये r है। क्या मतलब हुआ, p प्लस क्यू प्लस r इज वॉट 0। और हमारा जो लीनियर सम है वो किस फॉर्म में होता है, एस पी प्लस टी क्यू प्लस आर यू। इसका मतलब एस टी यू की वैल्यू बेटा क्या हो गई यहाँ पे 1। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन टाइप 3 क्या कहता है, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड। क्या मतलब,
एस डी एक्स मतलब एस की वैल्यू 1, टी डी वाई मतलब डी वाई डी जेड, क्योंकि यू की वैल्यू भी 1, अपॉन उनका लीनियर सम, अपॉन इनका लीनियर सम बेटा क्या है, 0 है, डेट इज 0। तो इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होगा, लिखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, और dz का इंटीग्रेशन z, और इंटीग्रेट कर रहे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो ये हुआ एक आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? अब सॉल्यूशन आपके दो निकलने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंसी क्या है, मोर देन 1, दैट इज 2 है यहाँ पे। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकाले, दूसरे मल्टीप्लायर्स कैसे ढूंढे, क्या होना चाहिए, तो अगर इस P Q R में अगर मैं px से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें y से और इसमें z से, तो क्या बनने वाला है, क्या कह रही हूं मैं, xp प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, चलो देखते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि आपका p क्या है, z माइनस वाई, जेड माइनस वाई में x से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हुआ, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई क्यू, क्यू ये है, y से मल्टीप्लाई करना है तो वाई एक्स माइनस वाई जेड प्लस जेड आर, मतलब इस r में z से मल्टीप्लाई करना है तो जेड वाई माइनस जेड एक्स। अब देखते हैं क्या इसका लीनियर सम 0 हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे प्लस जेड एक्स से माइनस जेड एक्स कैंसिल, माइनस वाई जेड से प्लस जेड वाई कैंसिल, माइनस वाई एक्स से प्लस वाई एक्स कैंसिल, ठीक है। बेसिकली ये टर्म क्या हो गया बेटा, आपका 0 हो गया, मतलब लीनियर सम 0 हो गया। यहां से क्या मतलब मिला हमें, एस की वैल्यू आपकी क्या है, एस की वैल्यू है आपकी x, t की वैल्यू है y, और u की वैल्यू है बेटा z। तो इसका बेटा सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन विल बी s dx प्लस t dy प्लस u dz अपॉन लीनियर सम विच इज 0, जो अभी आया है। यहाँ पे x की वैल्यू, s की वैल्यू है x, t की वैल्यू y, u की वैल्यू z अपॉन 0। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, जेड डी जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो और 2 को उस साइड भेज दो तो 2C2, कांस्टेंट का ट्वाइस क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, तो नया कांस्टेंट बोल दो, इसको C2 डैश बोल दो। तो यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2, ठीक है। 2C2 डैश को एक नया कांस्टेंट लेट से C2, तो सॉल्यूशन आपका आ गया C1 और C2। आप C1 और C2 को कंबाइन करके आपस में अरेंजमेंट करके सॉल्यूशन बना सकते हो, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन, क्या होगा आपका, फाइव ऑफ C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है, या C2 इज इक्वल टू C1 या C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालना हमने सॉल्यूशन, जब भी टाइप 1 और टाइप 2 से सॉल्व ना हो तो हम टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में क्या करते हैं, खुद से लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स ढूंढते हैं जिसका लैग्रेंजेस सम, सॉरी उसका जो लीनियर सम है वो क्या हो जाए बेटा, आपका 0 हो जाए। लीनियर सम क्या होता है, लीनियर सम आप सभी को पता है क्या है, SP प्लस TQ प्लस UR दैट विल बी 0। अगर ऐसा है तो वो क्या है, हमारा मल्टीप्लायर सही हमने चुना है। अब उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, SDX प्लस TDY प्लस UDZ, क्लियर। अब डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर दो एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन। क्लियर है सबको, चलो। और एक और चीज, अब बच्चे कहेंगे मैम आपको पता कैसे चला है कि हमने यही वेरिएबल यही STU लेना है, तो आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं इस सबको ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएंगे, तो डायरेक्टली आपको STU की वैल्यू दिख गई। अगर आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y से, इसमें z से, तब भी आप सोच सकते हो कि या अगेन ये 0 हो रहा है, मतलब उसका मल्टीप्लायर्स ये होगा। तो ये बेटा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तुरंत आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन कभी भी आपको पेपर में इतनी टफ नहीं दी जाती है कि आपको देख के समझ ही ना आए कि उसका मल्टीप्लायर्स क्या होगा। डेफिनेटली आपको मल्टीप्लायर्स क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, केवल और केवल ट्रिक ध्यान में रखना है।
चलो बेटा अब आता है टाइप 4। टाइप 4 क्या कहता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से सॉल्व ना हो पाए, तब हम आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 क्या कहता है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन की लैग्रेंज इक्वेशन क्या बनेगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ये तो ऐसे हो गया एक, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वहां से बेटा आपको क्या करना है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है दिस। अब उसमें अगेन हम यहाँ पे मल्टीप्लायर्स ढूंढते हैं, जैसे हमने STU प्रीवियसली किया था, मल्टीप्लायर्स ढूंढा था। बट यहाँ पे क्या करना है, वहां पे हम देखते थे उसका लीनियर सम शुड बी 0, बट यहाँ पे वो ना देख के देखते हैं कि जो S dx प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड है बेटा, ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगी इसका SP प्लस टी क्यू प्लस यू आर का, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बने, तब उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ये क्या है आपका SP प्लस टी क्यू प्लस यू आर। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अगेन टाइप 4 में आपको मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं STU, बट यहाँ पे लीनियर सम 0 ना लेके हम क्या करते हैं कि जो SP प्लस टी क्यू प्लस यू आर है, ये 0 नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हर केस में वो वैल्यू 0 आए, हमेशा हम 0 निकाल ही ले, मल्टीप्लायर्स ढूंढ ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कभी कभी नहीं निकल सकता है, ये पॉसिबल है ना। हमेशा हर चीज़ का वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू, हर चीज़ का सम 0 हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, सपोज कोई वेरिएबल आ गया, ठीक है, कोई भी इक्वेशन मिली, अब वो बेटा इक्वेशन कैसी हो, ये जो न्यूमरेटर है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो। क्या कहने का मतलब है कि अगर ऊपर dx में अगर लूँ तो नीचे केवल x का टर्म है, y का टर्म ना है, ठीक है। अगर मैं dx प्लस डी वाई लूँ तो x प्लस वाई का टर्म है, z का टर्म ना है, तभी तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा एक दूसरे का। अगर मैं dx प्लस डी वाई माइनस डी जेड लूँ तो x प्लस वाई माइनस जेड का फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में है, ताकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, ठीक है, dx प्लस डी वाई माइनस डी जेड, और न्यूमरेटर में ये है, डिनोमिनेटर में भी आपका उसी फॉर्म में आया, एग्जैक्ट फॉर्म में आया, ठीक है। इस तरीके से ना हो dx बाई वाई जेड, इस तरीके से ना हो, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, कहने का मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आए, ठीक है, तब उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो अब कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, द क्वेश्चन इज ये हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू क्या है बेटा, y प्लस जेड, कैपिटल Q की वैल्यू है z प्लस एक्स, और कैपिटल R की वैल्यू है x प्लस वाई। क्लियर है सबको। अब यहां से हमने क्या करना है, सबसे पहले लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। चलो भाई, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या विल बी dx बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू dy बाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू dz बाई x प्लस वाई। क्लियर है सबको। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं, तो चलो उससे पहले एक बार देखते हैं कि क्या ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से सॉल्व हो जाएगा। अगर हो जाता है तो 4 पे आना ही क्यों है, ठीक है। टाइप 1 एक दूसरे को कैंसिल करें, हाँ कोई भी टर्म एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, मतलब टाइप 1 से ये सॉल्व नहीं होगा। टाइप 2 की तो बात ही खत्म, जब टाइप 1 ही नहीं है। टाइप 3 पे आते हैं, कहता है कि आपस में उनका जो STU ऐसे चुने हम कि उनका लीनियर सम 0 हो जाए। ये सारे बेटा आपके प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। अगर इसमें हम माइनस प्लस भी करते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन देखे, जैसे प्रीवियसली क्वेश्चन हमने देखा और सोचा कि डायरेक्ट इसको ऐड कर ले तो सम 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हमारे दिमाग में STU की वैल्यू आ गई, बट इसको देख के हमें समझ नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। चलो हम टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या कह रहा है कि आप STU लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, STU कुछ इस तरीके से लेंगे जिनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बने, ठीक है, SDX प्लस TDY प्लस UDZ। क्वेश्चन देख के हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलो क्यों ना फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और 2 को पहले एक बार ले, तो फर्स्ट और सेकंड को लें, और किस तरीके से ले, इसको आपस में माइनस कर दें, मतलब dx माइनस dy कर दें,
dx माइनस dy क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस जेड, और ये माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्यों ना हम ऐसे ले कि इन दोनों को कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूमरेटर को माइनस किया था, सेकेंड वाले में भी ऐसे ही करें, इसको में भी dy माइनस डी जेड कर लें। तो यहाँ से क्या मिला, z प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से हमने एक नई इक्वेशन बनाई है। क्लियर है सबको? लैग्रेंजेस इक्वेशन देखिए, हमें समझ नहीं आया टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किससे सॉल्व होगा, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर हमें नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं बेटा तो क्या कर सकते हैं, इसमें हमने टाइप 4 से सोचा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना है। ये dx में y प्लस जेड आ रहा है, इसमें ये आ रहा है और इसमें ये टर्म आ रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। बट क्या इन टर्म्स को अगर मैं माइनस करूं तो क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेंगे? यस, प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, एंड दिस इज नथिंग बट dx माइनस dy अपॉन y माइनस एक्स, dy माइनस dz अपॉन z माइनस y, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो बेटा ये क्या बन गया, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस x माइनस वाई। सिमिलरली हमने RHS में भी किया, dy माइनस dz, और ये हुआ y माइनस जेड। हमारी इक्वेशन ये बन के आई। क्या ये बेटा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? यस, dx माइनस dy का टर्म न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का टर्म है, ये एक दूसरे के एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मतलब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिला, बताओ। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पे हमें मिला, अच्छा ये बताओ dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। तो इसको dx माइनस dy को मान लो लेट से dt, और x माइनस वाई क्या है अपॉन t, तो dt बाई टी हो गया, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t। तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस वाई, इसका log ऑफ y माइनस जेड। सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग तो वी विल एड ए कांस्टेंट, तो log ऑफ c1। आप सभी को पता है एक रिजल्ट log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। इसको इस साइड ला लो, तो log ऑफ x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ c1। क्लियर? एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, एंटी लॉग लेने पे हमें क्या मिला, x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू c1। ये एक सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? हमने क्या करना है, एक और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले और दूसरे को और दूसरे और तीसरे का उसका सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिया था। तो क्यों ना इस बार पहले और तीसरे को ले। क्या कहने का मतलब है, dx माइनस डी जेड और इधर dy माइनस डी जेड ही रखो। ऐसा क्यों बोलोगे मैम, यहाँ पे dy माइनस डी जेड आपने लिया तो था, तो दूसरे वाले में क्यों ले रहे हो, हमें तो इंडिपेंडेंट निकालना है। तो बेटा हमने LHS से तो चेंज कर दिया, जब एक साइड की वैल्यू चेंज हो गई तो दूसरे साइड सेम रहने से भी क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। LHS तो दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे dx माइनस dy है, वहाँ पे dx माइनस डी जेड है। तो dx माइनस डी जेड करोगे तो क्या कैंसिल हुआ, y से y बेसिकली z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आया बेटा, z माइनस वाई, है ना, ये z माइनस वाई आया। अब अगेन दोनों इक्वेशन में क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि अभी हमने किया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हुआ, dx माइनस डी जेड अपॉन x माइनस जेड। RHS में क्या हुआ, dy माइनस डी जेड अपॉन y माइनस जेड। ये इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट log ऑफ x माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस जेड। लेट से एक नया कांस्टेंट log ऑफ c2। आंसर क्या हो गया आपका, x माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू c2। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी लॉगरिथम की, log a माइनस log b इज log a बाई b, ठीक है, और एंटी लॉग ले लिया। तो दो आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया बेटा। तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई ऑफ c1 इज इक्वल टू c2। सबको समझ आ गया? तो ये है आपकी लैग्रेंजेस इक्वेशन के 4 स्पेशल केसेस। क्या क्या केसेस हैं, पहला कहता है कि आपस में एक दूसरे के टर्म को कैंसिल करें, दूसरा कहता है कि पहले से एक सॉल्यूशन मिले, ठीक है, और उसका यूज करें, ठीक है, दूसरी इक्वेशन निकालने में।
तीसरा टाइप कहता है कि खुद से मल्टीप्लायर्स ढूंढे जिनका लीनियर सम 0 हो जाए। चौथा कहता है कि ये तीनों अगर फेल हो गए तो हम उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए और आसानी से उसे हम सॉल्व कर सकें। तो ये है बेटा आपके 4 टाइप्स। चारों टाइप्स पे बेस्ड हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P + Q = 1। आप सभी को बच्चों सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। जरूरी नहीं है कि एक ऑप्शन ट्रू हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये समझ आया हो। तो हमने बेसिकली आपका ये करा। तो बेटा देखो, हमने लैग्रेंजेस का ये टॉपिक ही क्यों उठाया, क्योंकि जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर पीडी मिलता है तो आप सोचते हो लैग्रेंजेस के फॉर्म में तो दिख गया, बट इसको सॉल्व कैसे करें, कौन सा टाइप लगा है, टाइप में आपको चुनने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको सारे टाइप्स यहाँ पे क्लियरली बताए गए, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी बताया गया है, ठीक है। तो आप सभी को आई होप ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।